हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आप सबको पता है आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने वाले हैं आपके 16 मार्च से। ठीक है, तो 5 से 6 दिन रह गए हैं आपके पास बस। तो अब कोशिश करेंगे जो कि मैं बार बार बोलता भी हूँ, बट अब हाँ, डेली एक एक मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड किया जाएगा। उसी क्रम में आज हम लाइव मॉक टेस्ट जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 मार्क्स बूस्टर लाइव टेस्ट नंबर 06 के नाम से। ठीक है जी, तो इस वाले मॉक टेस्ट को आज लगाने वाले हैं। बाकी डेली एक एक मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, फॉर श्योर। अब डेली ही एक एक मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लाने की कोशिश रहेगी, कुछ चीज़ें इधर उधर ना हुई तो। ठीक है, बाकी बिल्कुल कोशिश रहेगी डेली लाने की। अभी क्या है आपको पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 2026 में होगा, ठीक है, तो इसके मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं। तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ना। इससे पहले हम 2 या 3 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं आई थिंक। ठीक है, उन 2-3 जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आने वाले जो भी मॉक टेस्ट होंगे 2026 के एग्ज़ाम के लिए, वो सब उसी प्लेलिस्ट में आपको मैं ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इससे पहले की वीडियो के भी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, और इससे पहले जो 2025 के लिए हमने लगाए थे मॉक टेस्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर ही पैटर्न रहता है, कोई अलग पैटर्न तो है नहीं। तो उसमें भी अगर आप देखना चाहते हो उसके सॉल्यूशंस को, तो उसके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। 2025 की प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो उसमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं, तो वहाँ से जाकर उनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए फिर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये आपको यहाँ पे भी मार्क्स बूस्टर लाइव टेस्ट 06 दिख रहा है ना, ये मैंने अभी देखा, सेम ही दिख रहा है। तो ये शायद इस पर रजिस्टर लिखा हुआ है ना, ये 12 से 15 मार्च होगा और ये 9 से 12 मार्च है, तो ये शायद हो सकता है 07 नंबर हो, है ना। ये ग्लिच हो सकता है, ये ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, शुरू करते हैं ना। बाकी यार काफ़ी बच्चों के वो आते हैं कमेंट्स, ठीक है, फाइनली शुरू हो गया। काफ़ी बच्चों के पर्सनल मैसेज और कमेंट्स भी आते हैं कि यार इंग्लिश में किया जाए। देखो, इंग्लिश में पॉसिबल नहीं हो पाता है, समय की बाउंडेशन होती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझा नहीं सकता। और आपको पता है कि अपने पास 99% जो है वो हिंदी मीडियम वाले ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 98% मान लो, मैसेजेस जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से 98% मान लो, कुछ बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, तो उस तरह से हम चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको, बट सॉल्यूशन आप हिंदी में समझ लिया करो, है ना। उसके लिए सॉरी भाई। ऐसे इंग्लिश में मैं क्वेश्चन दिखा दूँगा, वीडियो को पॉज कर लेना, इंग्लिश में देख के सॉल्यूशन हिंदी में देख लेंगे, है ना। बाकी सब चीज़ आपको पता है कि इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, और आपके जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस होंगे। मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पिछली बार मिक्स क्वेश्चन आए थे, इस बार भी पॉसिबल, मोस्ट प्रोबेबली आपके मिक्स क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और जो भी अभी एक मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा, मॉक टेस्ट जो वो अपलोड करेगी आरआरबी की वेबसाइट पे, रेलवे जो मॉक टेस्ट अपलोड करेगा उसमें बता देगा कि आपको मिक्स क्वेश्चन दिखेंगे या फिर अलग अलग। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि पैटर्न चेंज होगा, मिक्स क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कम से कम ग्रेजुएट लेवल के तो ज़रूर मिक्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इंग्लिश में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, हिंदी में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है, मतलब नुकसान होता है, उसे डैश कहते हैं। तो कोई एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम में भेजेंगे तो उससे क्षति होती है। वायरस, मेलवेयर या मालवेयर, जो भी है, स्पैम, वायरल, आई थिंक वायरस ही होता है ना। वायरस में ये सब आते हैं, मालवेयर और जो भी चीज़ें होती हैं ये इसी के अंदर आते हैं आई थिंक, जहाँ तक मेरे को पता है, तो वायरस ही होना चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1911 में पहली बार क्या किया गया था, राष्ट्रगान गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सत्र में। ठीक है, अब देखो, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे उनको ही एक्सप्लेन करूंगा, वरना एंड में टाइम कम पड़ता है और फिर
तेज़ी से करना पड़ता है, जो कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जो समझाने वाले हैं वो भी समझा नहीं पाता हूँ। इस वजह से जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा उसी को एक्सप्लेन करेंगे, बेफिजूल के क्वेश्चंस को नहीं। ठीक है। जया साधारण ब्याज पर 8.5% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए का निवेश करती है। 6 महीने बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? वन ऑफ द मतलब ईजिएस्ट क्वेश्चन में से एक। पहली बात तो साधारण ब्याज, और दूसरी बात इसने क्या दिया, रेट भी दे रखा है, 6 महीने का पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, एक साल में 8.5% मिलेगा, तो 6 महीने में इसका आधा मिलेगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ा दिमाग से। ठीक है, देखो, एक तो वो बच्चे होंगे जो बहुत बेसिक से करेंगे इसको। 8.5% मतलब होता है 17/2%। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यानी कि 17/200, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देंगे, तो ये होता है 8.5%। अब आपको इसका आधा निकालना है, तो नीचे 2 से भाग कर देंगे, तो 17/400 जो है वो हो जाएगा हिस्सा। अगर 400 है तो उसमें से आपको 17 हिस्सा निकालना है, किसका? इसका। एक आप इस तरीके से कर सकते हो, जो कि सबसे इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो है ना। 17/400, तो 0 से 0 खत्म, 4×3 = 12 और 4×7 = 28। देखो, 7×7 = 49 और एक ही यूनिट डिजिट है जो 9 है। आपको किसी पॉइंट की कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना पड़ा। मैंने क्या किया, 8.5% है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 8.5% को आप ऐसे लिख सकते हो। 8.5 कितना होता है? 17/2 होता है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 हटा दिया आपने, 5 × 5 = 5, 5×7 = 35, 5×2 = 10, वही चीज़ हो गई। 17/2 आगे परसेंट भी तो है, इस परसेंट को हटाने के लिए आप 100 से भाग करते हैं, तो 17/200 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताए कि 6 महीने में कितना मिलेगा ब्याज? आधा मिलेगा। एक साल में जितना मिलता है उससे आधा मिलेगा 6 महीने में। तो आधे के लिए क्या करेंगे, आप इसको 2 से भाग कर देंगे इस पूरे को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 17/400। ये हिस्सा निकालना है आपको, किसका? टोटल राशि का। ठीक है, तो हमने देखा 148,000 ये राशि है, इसका हमें 17/400 का हिस्सा निकालना था, जो कि कितना आ गया? 629। ठीक है, बाकी बहुत सारे और तरीके भी हैं कैलकुलेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको पता है 8.5% है इसका, पहले 8.5% निकाल लो, फिर उसका आधा कर दो। कैसे? 8.5% निकालने की भी देखो आसानी कैसे हो सकती है आपको। 10% निकालो पहले आप। 10% कितना होता है? 1480 हो जाएगा। 10% के लिए एक जीरो हटा सकते हो साइड में से। ठीक है, उसके बाद 1.5% इसमें से घटाना है आपको, तो 1% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1% 148 हो जाएगा। लास्ट की 2 जीरो हटा दोगे तो 1% आ जाएगा। ठीक है, आधा परसेंट इसका कितना हो जाएगा? 2×7 = 14, 2×4 = 8, तो ये 1.5% आ गया। 8×4 = 12, 7, 8×4 = 12, 222 जो है वो इसका 1.5% आ गया। अब इसमें से 1.5% घटा दो। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1, ये आ गया आपका 8.5%। और इसको 2 से भाग कर देंगे तो 6 महीने का आधा आ जाएगा। 2×6 = 12, 2×4 = 2×9 = 18। बहुत सारे आपको कैलकुलेशन के तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते थे, हालांकि फ्रैक्शन में चेंज करके सबसे आसान इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कूटर एक वाहन है, तो पेंसिल क्या है? कलम। स्टेशनरी, स्टेशनरी का ही सामान है पेंसिल, तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, नो आइडिया, है ना। करंट अफेयर वैसे भी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी इस वक्त, तो करंट अफेयर क्या कुछ भी नहीं पढ़ता तो इसलिए नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में रानी और वाणी की आयु का अनुपात इतना है। 5 वर्ष बाद रानी की आयु 25 वर्ष होगी। वर्तमान में वाणी की आयु बतानी है आपको। देखो, रानी और वाणी, हालांकि पेन पेपर इस पर टच करने की जरूरत नहीं है। कैसे? सॉरी, पेन पेपर टच कह रहा हूँ, पेन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखो, रानी की 5 वर्ष बाद आयु इतनी है 25, तो 5 वर्ष पहले यानी कि आज कितनी होगी? 20 होगी। और रानी की आज आयु कितनी है? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो इंटू 5 टाइम्स है, तो इस 5 की कितनी हो जाएगी? इंटू 5 टाइम्स, यानी कि 25। पूछा क्या है? वीणा की वर्तमान आयु पूछी, जो कि 25 हो जाएगी। हालांकि मैं समझा देता हूँ आपको, ये है आपकी रानी जी, मतलब आपकी रानी नहीं है, इनकी रानी है क्वेश्चन की। ठीक है, रानी और वाणी, इनकी आयु का अनुपात इतना है। 5 वर्ष बाद रानी की आयु 25 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु 25 होगी, तो 5 वर्ष बाद 25 होगी। आज कितनी है? आज तो 20 होगी ना। तो रानी की आयु आज तो 20 है, यानी एक्चुअल कितनी है? 4 की वैल्यू 20 है, इंटू 5 टाइम्स है, तो इसकी भी 5 टाइम्स होनी चाहिए। तो 5×5 = 25, ये आज इसकी आयु कितनी है? किसकी? वाणी की। वाणी की पूछी ना, तो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र
एक वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। देखो जब भी आपको ये ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो, पहले तो आकृति देखनी है, दूसरा देखना है कि कैसे बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, तो आपने एक वृत्त बना देना है, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो यानी कि इनका सबका मुंह अंदर की तरफ है। और कितने लोग हैं? 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू है। पी टी और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो पी जो है वो टी और एस का, तो टी और एस का निकटतम पड़ोसी कौन है? पी है। ठीक है, एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है, तो एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है, तो क्यू यहाँ बैठा होगा, इसके ठीक बाएं एस बैठा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ भी हो सकता था एस और टी यहाँ हो, ऐसे भी तो हो सकता था। तो जब इसने बोला कि एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है, तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे को शुरू करना चाहिए था, इससे शुरू करना चाहिए था मेरे को। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। मेरे को इस वाली परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करना चाहिए था। एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है, तो क्यू अगर यहाँ होता तो एस इसके ठीक बाएं होता। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो, पी टी और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो एस यहाँ पे है, तो टी यहाँ तो हो नहीं सकता, तो टी यहाँ होगा, और पी जो है वो टी और एस का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है, तो यू यहाँ बैठा होगा। आर यू और टी का निकटतम पड़ोसी है, तो यू और टी का निकटतम पड़ोसी हो गया। टी के ठीक दाएं कौन बैठा है? पी बैठा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि बाद में क्या हो गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी को ही बाद में क्या नाम दे दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये चेंज कर लिया था इन्होंने नाम। पहली बैठक बुलाने की पहल किसने की थी? सबको पता है पहली बैठक जो थी वो किसने बुलाई थी? ए ओ ह्यूम ने, है ना। आईएनसी का गठन जो है वो उसका श्रेय ए ओ ह्यूम को ही जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको देने की। ठीक है, यदि किसी समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का मान ये और ये है, अनुभवजन्य संबंध, जहाँ पे भी ये आपको दिख जाए अनुभवजन्य संबंध, इसका मतलब क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है संबंध जो कि तीनों का दर्शाता है, बहुलक, माध्यिका और माध्य का। वो क्या होता है कि बहुलक बराबर, अच्छी से राइटिंग लिख दूं क्या? तो बहुलक बराबर, क्या कह रही है ये भी गंदी है। बहुलक बराबर 3 मीडियन, यानी कि माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो ये होता है संबंध, इसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखो क्या बोला है इसने, माध्य बताना है। ठीक है, यानी ये मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया। क्या क्या दिया है आपको? माध्यिका और बहुलक, तो बहुलक कितना दिया? 47.75 बराबर माध्यिका कितनी दी है? 24। तो 3 × 24 कितना हो जाएगा? 24 दिया 72, -2 माध्य को लिख देता हूँ मैं m। ठीक है, ठीक है, तो इस -2m को इधर ले आता हूँ तो ये 2m हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो 72 माइनस 47.75। अगर मैं इसको 48 मान लूँ तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, तो 24.25 बचेगा, है ना। 24 या 72, ठीक है। तो m बराबर ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4.0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो जैसे ही आपने देखा शुरुआत में 1 2 आ रहा, आगे ये एलिवेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब है एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों में बैठते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल एक, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे, ये सवाल आपको पता है ऐसे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, सबसे निचली एक है, बाकी सब ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। ठीक है, एम मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो भाई 2 पर कौन रहता है? एम रहता है। ठीक है, के और एम निकटस्थ पड़ोसी हैं, तो या तो के यहाँ भी हो सकता है या तो के यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह ये हो सकता है कि निकटस्थ रहेंगे। ओ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, अगर के यहाँ होता तो इसके ठीक ऊपर ओ रह सकता था क्या? नहीं। इट मीन्स कि के यहाँ पर है और इसके ठीक ऊपर ओ यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। एन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो एन भाई यहाँ पे रहते हैं। जे ओ के ठीक ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल, ओ के ठीक ऊपर जे यहाँ पर है, विषम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। एल किस मंजिल पर रहता है? एल कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है, तो यानी कि यहाँ जहाँ जगह बची है वहाँ पे एल बैठेंगे। एल रहते हैं आपकी नंबर 1, 1 नंबर मंजिल पर। ठीक है, चलिए। MS वर्ड के पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करना। देखो आप जब एक क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है कर्सर, जब डबल क्लिक करते हैं तो वो एक वर्ड
हो जाता है पूरा। जब ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरी एक लाइन हो जाती है। ठीक है, तो वाक्य का चयन करना है ना, तो वाक्य को चुनने के लिए ऑल्ट प्लस क्लियर। क्लियर कैसे करेंगे भाई, क्लियर कर देंगे तो हट जाएगा ना। सेलेक्ट करना है ना आपको, तो चयन करना है उसका। किसी वाक्य को चुनने के लिए उस पर सिंगल क्लिक नहीं करना है, ट्रिपल क्लिक करना है। ठीक है, किसी वाक्य को चुनने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करें, ट्रिपल क्लिक करेंगे ना। किसी वाक्य को चुनने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। इसमें तो सारी ऑप्शन सिंगल क्लिक तो नहीं होगा और डबल क्लिक भी नहीं होगा, इतना तो आप सबको पता है ना, ये दो ऑप्शन तो नहीं ही होंगे। और क्लियर भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से तो ये थर्ड ऑप्शन ही ठीक होना चाहिए, कंट्रोल प्लस। ये भी अच्छा क्लिक है, क्लियर नहीं है, मैं इसको क्लियर पढ़ रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्लिक है, क्लियर नहीं है, है ना, गलत पढ़ लिया मैंने इसको। ये क्लिक है, ये भी क्लिक है, क्लिक करना है। तो ऑल्ट प्लस क्लिक करना है या फिर कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, तो या तो ए या सी में से एक होगा। आई एम नॉट श्योर, सी के साथ जाते हैं अगेन, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पर 4%, 5% और 10% की तीन क्रमिक छूटें दी गई हैं, तब ग्राहक को 448 रुपये की छूट मिलती है। 448 रुपये की छूट मिलती है, फिर अंकित मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो तीन आपने क्रमिक छूट दे दी। ठीक है, क्रमिक छूटें निकाल सकते हो आप, एक सिंगल छूट भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए ये 4, 5 और 10 जो हैं, ये थोड़े नंबर्स ऐसे हैं कि पॉइंट में मामला खेलेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक सबसे बेस्ट होता है बेसिक। देखिए जो भी अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस जो भी होगा, ठीक है, पहले इस पर 4% की छूट मिली, तो 4% कितना होता है, 1/25, है ना। 4%, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो हमने 1/25 की छूट दे दी, तो अब वो उसका मूल्य कितना बचा होगा, 25 में से 1 की छूट दे दी तो 24/25 बचा होगा, है ना। मैंने 1/25 की छूट दे दी, यानी कि कोई चीज़ 25 की थी, उस पर 1 रुपये की छूट दे दी, तो 24 रुपये का मूल्य बचा, यानी 25 में से 24 का मूल्य उसका बचा। ठीक है, उसके बाद 5% की छूट दे दी, तो 5% कितना होता है, 1/20 होता है। तो मैंने क्या किया, 1/20 की छूट दे दी, यानी कि 19/20 वैल्यू उसकी बची। फिर मैंने 10% की छूट दी, तो वो 90% बचा, यानी कि 9/10 बचा। ठीक है, यही चीज़ तो बची। वो कह रहा है कि तब ग्राहक को 448 रुपये की छूट मिली। अब इसने बोला है कि छूट इतने रुपए की मिली है, ये तो हमारा मूल्य आ गया। मार्क प्राइस पे इतनी सब छूट देने के बाद हमारे यहाँ तो सेलिंग प्राइस आ गया। ये बोल रहा है कि छूट इतने की मिली है, तो आपको मार्क प्राइस कोई ना कोई मानना पड़ेगा। आप कोई भी एक मार्क प्राइस मान लो, और मानने का सबसे बेहतर तरीका होता है जो कि काट दे, फ्रैक्शन को काट दे। कैसे कि देखो, 25 दूनी 50, और ये 3,000, 5,000 हो गया। ठीक है, तो इसके जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो भी आएगा फ्रैक्शन में 5,000 आएगा, तो आप मार्क प्राइस को 5,000 मान लो। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 500 भी मान सकते हो, बट ये पॉइंट की वजह से आप क्या करोगे, मैंने मार्क प्राइस 5,000 मान लिया, तो यहाँ पे ये सबकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, नीचे 5,000 आ गया। तो मैंने 5,000 से 5,000 काट दिया, मैंने माना कि मार्क प्राइस 5,000 था। अब वो विक्रय मूल्य क्या निकलेगा उसका, मार्क प्राइस में मैंने छूट वगैरह दे दी, तो अब क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये सेलिंग प्राइस कितना आएगा, देखो 5,000 से तो 5,000 कैंसिल हो गया, खत्म। अब देखो यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ना यहाँ तो और कैलकुलेशन छोटी करने के लिए कुछ और मान लेंगे इसको। ये कट रहा है क्या कुछ यहाँ पे, 2 से कट रहा है, नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अरे यार 4 से कट रहा था, 2 से काट दिया। 2 छिक 12, 4 छिक 24, 4 पंजे 20। ठीक है, 5,000 भी मान सकते थे, बट कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती, 24 गुणा 19 गुणा 9 करना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन अब भी उतनी ही रहेगी। कोई नहीं, अब देखो इसके नीचे क्या है, 25 पंजे 125। और भी कट रहा है ये, और भी कट रहा है, इसको यहाँ से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब छोटी हो गई कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, छोटी क्या अब भी कैलकुलेशन तो यार डबल डिजिट वाली रही, बट ठीक है। 25 25 625 हो गया, इसके फ्रैक्शन में 625 आ गया, तो मैंने मार्क प्राइस मान लिया 625। ठीक है, देखो दो दो मान के कर दिया मैंने इसको, है ना। 5,000 मान के भी कर सकता था, 625 मान के भी कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैंने मार्क प्राइस 625 मान लिया, तो ऊपर से ये नीचे का ख़त्म सारा, है ना। यहाँ पे 625 आ गया, इसके नीचे 625 आ गया, मार्क प्राइस भी 625 है, तो ये ख़त्म। ऊपर क्या बचा, 3 गुना 9 गुना 19, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57 गुना 9 बचा बस। तो 9 सत्ते 63, और 9 पंजे 45, 50 51। ठीक है, तो ये क्या आ गया,
513। ये बचा हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था। हमने छूट वगैरह दे दी तो 513 रुपये में बेचा हमने किसको, जो चीज़ जिसका मार्क प्राइस 625 रुपये था, उसको हमने बेचा कितने में, 513 में। यानी कि छूट कितने की दी होगी हमने, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, 112 रुपये की छूट दी हमने, 112 यूनिट की छूट दी है। अगर मेरा मार्क प्राइस 625 होता तो मैं 112 रुपये की छूट दे देता, बट छूट तो मुझे 448 रुपये की देनी है, यानी इसका कितना गुना, 4 गुना। तो 4 दूनी 8, सारे कम 4, छूट एक्चुअल में तो 448 की मिली है ना, मेरे हिसाब से तो 112 की छूट मिली है, बट एक्चुअल में छूट जो है वो 448 की मिली, यानी कि इसके जो मैंने माना है इसके 4 गुना करने पर एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो मार्क प्राइस जो मैंने माना है इसका 4 गुना करना पड़ेगा। तो 6 चौक 24, 25 चौका 100, 2500 जो है वो मार्क प्राइस हो जाएगा। वो पूछा गया मार्क प्राइस ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बूट स्नीकर्स हैं, तो ये सारे बूट क्या है, स्नीकर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सभी स्नीकर्स जूते हैं, तो ये सारे स्नीकर्स जो हैं वो जूते के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ जूते बूट हैं, तो कुछ जूते बूट हैं क्या, बिल्कुल जूते के अंदर बूट है, बिल्कुल सही है। कुछ स्नीकर्स बूट हैं क्या, कुछ स्नीकर्स बूट हैं क्या, बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है। और उसके एक शॉर्ट ट्रिक भी, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जब सभी हो, सभी हो दोनों कथन में, दोनों सभी सभी हो और सेम एलिमेंट हो, स्नीकर्स स्नीकर्स बूट जूते, तो इसमें भी क्या होता है, मतलब बूट स्नीकर्स और जूते ही है ना नीचे निष्कर्ष में, और कुछ कुछ लिखा है, तो ऑलमोस्ट दोनों ही सही होते हैं। बट यार अलग भी हो सकता है कभी कभी, आप इसको इस तरह से डायग्राम बना लेना, 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, रेड क्लिफ भारत, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच बनाई गई, आप सबको पता है जो इधर वाली है ना। आ, इसको बना देते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। ये जो इधर वाली है ना रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की है, इसको रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इधर जो है ना, इधर की जो है मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा, किसकी, इंडिया और चाइना के बीच की। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इतना ही समझाना काफ़ी है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की है। देखो 15 क्वेश्चंस में 20 मिनट का समय जा चुका है, ऐसे नहीं चलेगा काम, थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, रीमा रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेज दौड़ती है। देखो रीमा है, रीमा डबल, ठीक है, और एक है आपकी, मतलब आपकी नहीं है, क्वेश्चन की रेखा है। ठीक है, रीमा रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेज भागती है। अगर रीमा देखो इस चीज़ को समझना, 5/4 गुना तेजी से भागती है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। जब ऐसे तुलना की जाए ना, तो नीचे जो है ना, इससे तुलना हो रही है आपकी, रीमा रेखा की तुलना में, अगर रेखा 4 भागती है तो रीमा 5 भागती है। ये ध्यान रखना है आपको, रीमा रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेज है, तो रीमा रेखा की तुलना में, यानी कि रेखा जो है नीचे है, तुलना किसकी होती है, नीचे वाले की। तो अगर रेखा 4 की स्पीड से भागती है तो रीमा जी 5 की स्पीड से भागते हैं, स्पीड है आप इनकी। ठीक है, ठीक है, इसे देखते हुए रीमा रेखा को एक मैत्रीपूर्ण दौड़ प्रतियोगिता में 50 मीटर की बढ़त देती है, और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर रीमा और रेखा दोनों मिलती हैं। तो देखो एक रेस हुई है इनके बीच में, जो कि रीमा जो है, जो रीमा तेज भागते हैं, इन्होंने इनको छूट दे दी 50 मीटर की, कि 50 मीटर आगे खड़ी हो जाओ आप रेखा जी, और मैं यहाँ से भागूंगी, आप आगे मेरे 50 मीटर आगे से भागो। तो दोनों, ये बोल रहा है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। देखो एक चीज़ होती है स्पीड और टाइम, या डिस्टेंस, सॉरी टाइम नहीं डिस्टेंस। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अगर रीमा की स्पीड 5 है, रेखा की 4 है, तो इनका डिस्टेंस भी 5 और 4 ट्रैवल किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया है कि रीमा ने रेखा को 50 मीटर की छूट दे दी है, कि 50 मीटर आगे खड़ी हो जाओ रेखा जी। इन्होंने कहा ठीक है मैं आगे खड़ी हो जाती हूँ। अब इनको क्या करना है, देखो बेसिक बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, कि रीम जो डिस्टेंस है, अगर रीमा 5 डिस्टेंस चलती हैं तो रेखा जी 4 डिस्टेंस चलेंगी। बट हो क्या रहा है कि रेखा जी जो है वो 50 मीटर आगे है ना। यहाँ से अगर ये 5 चलती हैं, 5 कौन चलती है, कौन चलती है, रीमा जी, तो 4 रेखा जी चलेंगी। बट यहाँ से दोनों भागना शुरू करेंगे, यहाँ से दोनों भागना शुरू करेंगे, ये यहाँ पे 4, ये रेखा जी हैं और ये रीमा जी हैं। तो ये 1 घंटे में 5 चल जाएंगे, तो ये 1 घंटे में 4 ही चलेंगे। इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप है 50। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 50 दे रखी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×5 = 25, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×4 = 20, 200। समझ पाए बात को। अगर रीमा 250 मीटर आगे भाग जाएंगी, तो रेखा जो है उस वक्त
200 मीटर ही चल पाएंगी, है ना, क्योंकि इनकी स्पीड यही है। आप समझ पाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है ना। जब वो 5 चलेंगे तो ये 4 चलेंगी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट के लिए 50 है। तो पूछा किसका है, रीमा का, तो रीमा 250 चलेंगी ना, पहले वाली 5×5 = 25। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। तो देखो इसमें सबसे बेसिक तरीका पहले फॉलो करना है कि आसपास कौन कौन से, जैसे बी के पहले वी है तो बी के पहले वी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। अब देखो और क्या है, वी के बाद बी है, वी के बाद बी है, ठीक है। एक्स के बाद सी है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स के बाद ई है, ठीक है। यानी कि सी डी ई हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि डी हो, है ना, सी वी डी वी और ई वी ऐसे हो सकता है। बाकी और चीज़ें देखने की कोशिश करो कि जेड के पहले यहाँ पे क्या है, बी है, तो हो सकता है यहाँ पे जेड हो, और यहाँ पे भी जेड के पहले बी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले वी आएगा इतना, ठीक है। उसके बाद जेड के बाद क्या आ रहा है, जेड के बाद देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है जेड के बाद, तो एक्स आएगा। ये ऑप्शन भी खत्म, वी के बाद एक्स आएगा सेकंड प्लेस पे। उसके बाद डी आ रहा है, ये रहा, खत्म। आगे चेक ही मत करो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं ना। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या हुआ। प्रति व्यक्ति आय ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी ही होगी, जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद। पर्याप्त रूप से वृद्धि, तीव्र गिरावट नहीं, स्थिरता नहीं रही होगी, बड़ी होगी। ऋणात्मक भी नहीं हुई होगी, तो बड़ी होगी, वृद्धि हुई होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 81y75x43 का माध्य इतना है तो एक्स और वाई का माध्य बताना है। तो एक्स और वाई का माध्य बताना है, देखो माध्य मतलब होता है एवरेज, सीधी सी बात है ना। तो 81 + y + 75 + x + 43, माध्य क्या होता है, मतलब एवरेज क्या होता है, जितनी है सबको जोड़ के उसके जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करना है। मतलब 5 संख्याएं तो 5 से भाग करना है। ये कितना आ रहा है, 69 आ रहा है। तो ये 5 इधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, यहाँ से खत्म। इनको जोड़ो अब, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 8 19, ठीक है। 199 + x + y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7×5 = 35, 345, ठीक है। 9×5 = 45, 4 5 31 और 4 34, है ना। तो x + y कितना आ जाएगा, 199 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 200 300 146 बचेगा। ये 199 इधर चला गया। x + y की वैल्यू ये आ गई। इनका एवरेज निकालना है, इन्होंने बोला इनका माध्य निकालो। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो एवरेज निकालने के लिए इसको 2 से भाग कर दो, दो संख्याएं हैं तो 2 7 14, 2 3 6 76, 73, सॉरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे आप, 1 2 और 4 में से चेक करना है आपको। 1 2 और 4 में से देखना है पहले कौन सा आएगा, DRE ए। इसके बाद एम है, ड्रीम, सबके पास DREAM है। फिर इसके बाद एल है, और फिर ई है, फिर एल है। तो ई आएगा सबसे पहले, एल से पहले ई आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 4 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फिर 5 और 3 में से पहले क्या आएगा ये आपको देखना है। तो 5 और 3 में से देखें पहले कौन सा आएगा, 5 और 3 इन दोनों में से देखना पहले क्या आएगा, DREAM। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे वाई है और यहाँ पे टी है, तो टी पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है। साइप्रस की राजधानी और मुद्रा, नो आइडिया भाई इसके बारे में। सीरियाई डॉलर, सीरियाई दिनार, सीरियाई पाउंड, यूरो। देखो इतना तो है कि सब में सीरियाई 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 है, तो ये वाला गलत होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ पे निकोसिया, यहाँ पे निकोसिया है, तो दो जगह निकोसिया है, तो हो सकता है निकोसिया ठीक हो, बट आई एम नॉट श्योर, इसको देखेंगे बाद में। ऐसे यार सही लॉजिक तो हमने सही लगाया ना, सही लगाया लॉजिक तो। देखो सीरिया 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 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए ना। अब निकोसिया यहाँ पे भी है, निकोसिया यहाँ पे भी है, तो दो ऑप्शन है, तो ये तो हो नहीं सकता निकोसिया मेरे हिसाब से। तो फिर इस पे हम क्या करें, लॉजिकल गेस ले, लॉजिकल के अंदर तुक्का ही है एक तरह से। बट देखते हैं कि क्या होता है इसको, है ना, चेक करेंगे बाद में क्या रहेगा इसका।
एक विद्यालय के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। अगर 7 लोग हैं तो उसमें से 2 लड़कियां हैं, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या से इतने अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई, लड़कियों की संख्या से इतने अधिक, यानी 5 और 3, 3 की वैल्यू दे रखी है, 5 और 2, 3 3 9, 3 7 21, 37 × 5, 5 7 35, 5 7 16 17 18, 185। कैसे, देखो बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, लड़के और लड़कियां। 2/7 लड़कियां हैं, अगर 7 लोग हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं, तो 5 लड़के होंगे। सिंपल सी बात है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 111 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर आ जाएगा बटे में, तो 3 3 9, 3 7 21। 1 यूनिट की वैल्यू 37 है, आपको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 37 × 5 = 185। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपको भाई, इसके हिसाब से चलते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। H@V, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी का जीवन साथी है, तो H जो है वो जीवन साथी है, पति पत्नी के लिए बराबर का साइन लगाते हैं ऐसे करके, V का, ठीक है। एंड का क्या मतलब है, ए बी का पिता है, तो ए जो है ये पिता है किसका, बी का, यानी कि के का, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या, ए बी की बहन है, तो के जो है ये बहन है किसकी, बी, यानी कि क्यू की, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या, ए बी की माँ है, तो क्यू जो है ये माँ है ए बी की, यानी कि एफ की माँ है, ठीक है। एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, जो एच है, देखो ये प्लस है तो ये माइनस होगा। एच जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ की माता की माता, तो माता की माता कौन होती है, हमारी नानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे या थी। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पहले भी आया हुआ है कभी ना कभी, पर आई थिंक इसका मैंने ए आर रहमान कभी लगाया था शायद, बट वो गलत हुआ आई थिंक। पर जहाँ तक मुझे याद है ए आर रहमान ही है ना ऑस्कर जीतने वाले, तो शायद, और मुझे जहाँ तक याद है कि शायद मेरा गलत हुआ था, ए आर रहमान, शायद मैंने जब भी मॉक लगाया था ना ऑस्कर के बारे में, इसको लिखा हुआ तो है शायद, मैंने नोट्स में लिखा होगा कहीं ना कहीं, बहुत पहले शायद आया हुआ है ये सवाल, बट ए आर रहमान ही याद है, तो इनके साथ ही जाते हैं, और किसके साथ जाएंगे। हो सकता है सही हुआ वो, मुझे शायद लग रहा है कि गलत हुआ था, क्योंकि मैंने नोट्स में तभी लिखा होगा ना गलत हुआ है तो, या फिर कुछ और क्वेश्चन होगा उसका से रिलेटेड, देखते हैं चलो। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य डैश प्राप्त करना नहीं था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है था। विदेशी सहायता पर निर्भरता, आप बताइए हमारे देश की कोई भी नीति क्यों होगी ऐसी कि वो विदेशी सहायता पर निर्भर बनाए हमें। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से भी आप इसको लगा सकते हैं कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20%, 30% और 5% की क्रमिक 3 छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। और ऑप्शंस ना काफ़ी करीब करीब हैं ये दो, 400, ये इसमें थोड़ा गैप भी है, देखते हैं चलो, है ना। तो ऑप्शन जब करीब हो तो आपको थोड़ा सा अप्रोक्स में ना चल के अच्छे से चलना है ना, ठीक है। तो अगेन क्या बोला इसने, 3 छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। अब इसने सेलिंग प्राइस दिया है, अंकित मूल्य पर इतने की अगर एकल छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई उसका मार्क प्राइस कुछ था एमपी, उसने 20% की छूट दी तो कितना बचा होगा, 20% कितना, 1/5, तो 4/5 बचा होगा उसका। 30% की छूट दे दी तो 70% बचा होगा, फिर 5% की छूट दे दी तो उसने 5, 20 × 5 = 100, तो 19/20 बचा होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो उसने कितने में बेचा है भाई, 452.20 में उसने बेचा है। तो ऐसे ही करते हैं, पहले की तरह ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था ना, मार्क प्राइस को कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, जो इसके नीचे है, तो देखो 20 × 100, तो इसके नीचे 1000 बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी संख्या है, आराम से कैलकुलेशन होती है आसान। तो 1000 ही मान लो। अब एमपी को मैंने मान लिया कि अगर एमपी 1000 रहा होता, अगर एमपी 1000 रहा होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था, देखो 1000 से तो ये 1000 खत्म, तो यहाँ पे 7 चौक 28 या 19 चौक 76 सत्ते, 7 छिंग
42, 7 7 49, 50 और 3 53। 532 होना चाहिए था मार्क प्राइस, सॉरी ये सेलिंग प्राइस। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है, वो तो इतना है। यानी 532 की वैल्यू कितनी है, 452.2। मुझे निकालने की इसकी वैल्यू है, मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर 1000 पर मैं 55% की छूट दे दूंगा तो 45% बचेगा उसका, यानी कि 450 की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके नीचे ही आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। इनटू मुझे निकालनी कितने की है, 450 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, कर दो खत्म काम। ठीक है, देखो ये एक के बाद पॉइंट है, तो एक जीरो हटा देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, काटो इसको, 4 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2। ठीक है, आगे किसी से कट रहा है कि, तो यार ये आगे तो किसी से कट रहा है क्या, 6 से 12 14, 7 से कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा है। लेकिन यार मेरे हिसाब से ना थोड़ा बेसिक से जाओ, इसमें टाइम ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए अपने कैलकुलेशन कर दो। 5 एकम 5 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13, फिर 11, क्योंकि ऑप्शन आसपास दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो करने की कोशिश करो भाई। 4 एकम 4, 4 छिक 24, 7 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 और 4, 4 3 7, 1 9 और 1 10। अभी मैं इसमें ना और भी तरीके लगाने की कोशिश करता हूँ। यूनिट, सॉरी यूनिट कह रहा हूँ, डिजिटल सम वगैरह भी लगाएंगे ना, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है तो देखता हूँ। अभी रुको, पहले मैं बेसिक से कर लेता हूँ ना, फिर बाद में पता चला आंसर नहीं आ रहा और ये भी मैंने इधर उधर कर दिया, भूल गए, फिर दोबारा से कर रहे हैं। ये आ गया ऊपर, क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसको किससे भाग करना था, 266 से। किसको, 101745 को। तो देखो भाई, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 4 के आसपास जाना चाहिए। तो 4 छिक 24, 4 छिक 24, 25 26, 4 8 और 2 10। बट ये 4 से गुणा करने पर तो ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि 3 आएगा शुरू में, तो ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म। ओ माय गॉड, ये और ज़्यादा बहुत ही नज़दीक वाले ऑप्शन बचे हैं। कोई नहीं, चलो इसको मिटा देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अच्छे से। 266, 3 3 छिक 18, 3 छिक 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 798 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 में से 8 गया 9। ठीक है, और 10 में से 9 गया 1, तीनों में 7 गया 2, आगे को उतारा 4। तो दोनों तरफ 8 यानी 8 बार में ही जाएगा, इतना तो तय है। तो 8 छिक 48, 8 छिक 48 और 4 52, 8 दूनी 16 4 20 और 1 21, तो 2 1 2 8। ठीक है, तो 14 में से 8 गया 6 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, आगे उतार लिया हमने 5, तो ये 8 बार में चला गया। अब 2 26 दूनी 52, 26 दिया, तो भाई ये 2 बार में ही जा सकता है मैक्सिमम। इट मीन्स कि ये तो तय है कि 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो केवल पूरा नहीं करना हमें, केवल सेकंड वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। आंसर तक तो हम पहुंच गए। देखो डिजिटल सम इसमें लगा सकते, काफ़ी बच्चे मेरे को डिजिटल सम के लिए बोलते हैं, बट आजकल सवाल ऐसे आते नहीं डिजिटल सम वाले ज़्यादा। देखो डिजिटल सम लगाने से पहले आप इसका चेक कर लो, डिजिटल सम अलग अलग है ना। 5 4 9 और 5 4 9, डिजिटल सम जीरो आ रहा है। 8 तो 10 3 13 और 5 8 तो जीरो। देखो यहाँ पे भी डिजिटल सिम जीरो आ रहा है, और यहाँ पे 8 4 12 15 20 और 7 27 जीरो। तीनों ऑप्शन का डिजिटल सिम जीरो है। इसका कितना है, 10 20 और इसका नहीं है, डिजिटल सम अलग है बस, बाकी सबका डिजिटल सम सेम है। क्या करोगे बताओ, डिजिटल सम लगा लोगे नहीं लगा पाओगे ना। इसीलिए मैं डिजिटल सम वगैरह से बेहतर आपको कहता हूँ कि कैलकुलेशन करो। आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी, समय इतना सारा जा चुका है। जी के से किस प्रकार संबंधित है, तो जी और के। डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो जी जो है ये माता है किसकी, एच की। इनटू का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका, बी का। जे ए बी की पत्नी है, तो ए जो है ये पत्नी है किसकी, जे की। प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो ये ए जो है ये पिता है किसके, बी यानी कि के। तो जी का के से क्या संबंध है, तो के
माता जी की माता, तो माता की माता नानी, अभी पिछली बार भी नानी ही आई थी, दोबारा से नानी आ गई, नानी जी आ रही हैं, क्या बात है। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत आसान। कांसे के औजार जो थे वो, उनका कांस्य युगीन जो थी वो सभ्यता थी कौन सी? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में क्रमशः इतने इतने के अनुपात में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं, कुल 54 रुपए हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? बहुत बेसिक सा सवाल। ये सिक्के हैं ना, ये थैली में इतने रुपए, इतने के अनुपात में इतने इतने के सिक्के हैं, तो मैंने माना कि ये 2x है सिक्के, ये 5x है और ये 3x है। ये सिक्कों की संख्या हो गई। अब ये सिक्के जितने जितने रुपए के हैं, ये 1 रुपए के सिक्के इतने हैं, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये इतने सिक्के हैं 2 रुपए के मूल्य के हैं, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। ये 5 रुपए के मूल्य के 3x सिक्के हैं, तो 5 3 15x हो जाएगा। इनका मूल्य हो गया ये टोटल। और टोटल मूल्य कितना दे रखा है? 54। तो कितना हो गया? 15 17 27, 27x बराबर 54 है, तो 1x बराबर आ गया 2। पूछा कि आपसे 5 के सिक्कों की कितने संख्या, 5 के सिक्के कितने? 3x है, तो 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या के प्रत्येक अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो बाएं से गणना करने पर चौथे, पांचवें और छठे अंक का योगफल कितना होगा? सब में एक एक जोड़ना है, तो अभी जोड़ के मत देखो, डायरेक्ट पूछा क्या वो देखो आप। बाएं से गणना करने पर, तो दाएं बाएं, बाएं से चौथा, पांचवा और छठा, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 5 की जगह 6 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा और 8 की जगह 9 हो जाएगा। तो इनका योगफल कितना हो गया? 6 5 11 और 9 20। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लें यार, 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया था? तो यजुर्वेद में आपको पता है क्या, मंत्र वगैरह है। ऋग्वेद में प्राचीन काल के जीवन वगैरह के बारे में, यज्ञ वगैरह के बारे में। सामवेद संगीत, अथर्ववेद में जादू टोना और उपचार वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि A/B इतना है, B/C इतना है, C/D इतना है, तो ABCD का रेशियो बताना है। बहुत आसान सवाल होते हैं, इसमें पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से। ठीक है, आप क्या करो, आपको पता है A और B का रेशियो इतना है, तो आप पहले A और B का रेशियो चेक कर लो। A और B का रेशियो 2/3 है ना, तो यहाँ पे AB का रेशियो चेक करो, ये तो 12 × 12, 1/1 हो गया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 2/3 है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे है क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2/3 है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे 2/3 हो क्या? नहीं। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे A और B का रेशियो 2/3 था, तो और बाकी सारे ऑप्शन ही गलत हो गए, तो आगे चेक ही नहीं करना। फिर हम B और C का भी चेक कर सकते थे, अगर A और B का दो ऑप्शन सेम मिल जाते तो B और C का आगे चेक कर सकते थे। ठीक है, बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए, ये कथन है, तो इसके तर्क क्या होने चाहिए? हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है, तो भाई बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती करना ज़रूरी है। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। तो बिजली तो बहुत बेयर नेसेसिटी है, जो कि आनी ही चाहिए, आपके डेवलपमेंट को दर्शाती है बिजली की अवधि, कितने समय के लिए बिजली आ रही है घरों में। तो पहला तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए भाई। नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जिन संस्थानों में 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वो प्रभावित होंगे, सिंपल सी बात, ये भी सही है। तो सेकंड वाला जो है ये सही है, पहला वाला जो है वो मजबूत नहीं है कथन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? जो अपना ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, इधर वाला, यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। आई थिंक वो ऐसे आके ऐसे हो रहा है ना, यहाँ पे नामचा बरवा है, ये तो नदी है, सॉरी। तो आई थिंक ऐसे है, यहाँ पे ऐसे पर्वत श्रृंखला है, तो ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। ऐसे आ रहा है ना हिमालय, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, है ना? ऐसे हिमालय जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है ये हिमाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है ना, नामचा बरवा पर्वत, जहाँ से तीखा मोड़ लेके इधर आती है, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है। तो आई थिंक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ही होना, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए ना, दक्षिण पूर्व थोड़ी है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम।
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, हाँ ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है वो 4 शहरों को जोड़ता है, बड़े बड़े, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बिल्कुल सही, पहला वाला ऑप्शन सही दे रखा है। आसान सा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कौन सी फिल्म ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 13 पुरस्कार जीते हैं? तो भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई इसका आइडिया अपने को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। एक लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। आगे स्पीड चेंज हो जाएगी और वो कुछ देर से पहुंचेगा, पहले पहुंच गया फिर बाद में देर से पहुंचेगा। आसान से सवाल है, पहले 40 की स्पीड से जा रहा है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, फिर वो 35 की स्पीड से जाता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो 35 की स्पीड से यात्रा में कितना समय लगेगा? देखो, एक होती है स्पीड और एक होता है टाइम। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड इसकी पहले 40 थी, बाद में 35 हो गई, तो 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ये रेशियो आ गया। तो उल्टा होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होता है एक दूसरे के, कि 8 की स्पीड से इसको 7 टाइम लगेगा, 7 की स्पीड से 8 टाइम लगेगा। ठीक है, इसने क्या बोला कि जब वो 40 की स्पीड से जाता था तो 10 मिनट लेट पहुंचता था, इसको 10 मिनट लेट पहुंच जाता था। अब वो 35 की स्पीड से जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, यानी कि 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता था। और 35 की स्पीड जाता था तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था। तो दोनों की स्पीड के बीच में जो समय है उसका अंतर कितना होगा? 10 5 15। भाई पहले क्या होता था, अगर मान लो उसको 8 बजे पहुंचना है, वो पहले कितने में पहुंच जा रहा है? 7 50 पे पहुंच जा रहा है। और बाद में कितने पहुंच रहा है? 8 5 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है? 15 मिनट का है ना। तो पहले जितना टाइम ले रहा था और बाद में जितना टाइम ले रहा है, उनके बीच में टाइम का अंतर कितना है? 15 मिनट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, इनके बीच में 1 यूनिट का टाइम का अंतर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। आपको पूछा क्या गया कि 35 की स्पीड से यात्रा में कितना समय लगेगा, तो 35 की स्पीड से 8 मिनट टाइम लगता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 8 कितने, 15 120 मिनट, यानी 2 घंटा 120 मिनट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, आधा टाइम बीत चुका, आधे सवाल भी नहीं हुए, एक तिहाई सवाल में फिर वही टाइम का इशू। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, तो यहाँ से कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की, क्या यार, 5 किलोमीटर फिर फिर से टेढ़ा चला दिया हमने इसको। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मैं बाएं मुड़ता हूँ और 3 किलोमीटर चलता हूँ, तो बाएं इधर की साइड हो जाएगा मेरा। 3 किलोमीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ, 3 किलोमीटर चलता हूँ, 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अंत में फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं बाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर चल गया। आरंभिक स्थिति से कितनी दूर खड़ा हूँ? तो ये 3 था यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा, 5 है पूरा, तो 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा क्या है? भाई इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा क्या हो सकती है? जावानीस, सुंडानीस, बालिनीस भाषा। नॉट श्योर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉट श्योर मतलब पता ही नहीं है। नॉट श्योर बता रहा हूँ इसमें यार, उसका तो कुछ पता ही नहीं था भाषा का। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने और इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो वो न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिनको इससे भाग करें तो शेषफल 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, करके देख लो, किसी से भी कर लो आप। 8 से कर लो, 12 से, 20 से, 25, 8 से कर लो आप इसको, न्यूनतम संख्या ये है। तो भाई न्यूनतम संख्या है आपकी ये, तो इसको 8 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 8 सत्ते 56, 3 बचा 35, 8 पंजे 8 चौक 32, 3 बचेगा, शेषफल 5 बचना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकती। 605 को देखो, 8 से भाग करके, 8 6 48, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 5 बच रहा है, बिल्कुल सही। 20 से भाग करेंगे, 5 बचेगा क्या? 20 से कट जाएगा पूरा, बिल्कुल सही। 25 से, 25 छिक्का 150, 15 चौका 60, बिल्कुल सही। सबसे विभाजित करने पर 5 इसी स्थिति में बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे डिवाइड करके देख लो ना, समय खराब क्यों करना। आगे बढ़ते हैं। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका, पहले फर्स्ट से फर्स्ट का और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन आपको चेक करना है। ठीक है, ई से डी यानी कि -1 हो गया, एल से एल सेम रहा, बी से वाई, वाई ZAB +3 हो गया, और ओ का सेम रहा, TUVW, फिर -1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसमें -1 नहीं हो रहा, लेकिन
इसमें -1 नहीं हो रहा और सेकंड वाला सेम भी नहीं है, तो यानी कि कुछ और लॉजिक होगा। तो फर्स्ट से लास्ट में देखो, ई से वी, तो ई से वी तो अपोजिट होता है, एल से ओ भी अपोजिट होता है, बी से वाई अपोजिट होता है, ओ से एल अपोजिट होता है, डब्ल्यू से डी। बिल्कुल सही, इन्होंने फर्स्ट से लास्ट में क्या कर दिया, अपोजिट दे दिया, अपोजिट दे दिया, बिल्कुल ठीक है। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू देखो अपोजिट आपको निकालना हो तो प्लस करके 27 आना चाहिए। तो डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है, टी यू वी डब्ल्यू। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका अपोजिट 4 होगा, यानी कि डी होगा। तो इसमें डी आ रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी आ रहा है, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। बिल्कुल मुझे साइंस ज़्यादा आती है इसलिए स्किप करता हूँ इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री, तो 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान बताना है। आपको पता है, तो बहुत आसान सा सवाल है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे दे रखा है 4a, तो सेक थीटा की जगह 4a बराबर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका, है ना। ये थीटा ही होता है ना, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है। ये जो है 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, तो थीटा ये है 90 माइनस, ओके, है ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं। ये थीटा हो गया ना, तो 90 माइनस थीटा जो भी यहाँ पे होगा वो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे थीटा कितना है, 4a है, तो 4a बराबर 90 माइनस 3a प्लस 50, ठीक है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, तो 7a हो जाएगा, 9 5 14 100, तो a बराबर आ जाएगा आपका 20। तो a अगर 20 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, a प्लस 7 8 9 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बताना है क्या आएगा। तो पहली सीरीज को देखो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो 3 3 का गैप है, तो 3 आर एस टी यू, तो शुरुआत में यू आएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो शुरुआत में यू आएगा, एक ही ऑप्शन में शुरुआत में यू है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है। तो संघ की कार्यपालिका भाग नंबर 5 में आती है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप सबको पता ही होगा ये तो। आगे बढ़ते हैं। केरल में थुम्बा किसके लिए प्रसिद्ध है। थुम्बा क्या है भाई, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, है ना। चाय के बागान, बांध और लेगून, आयुर्वेदिक केंद्र, आई थिंक लॉन्चिंग स्टेशन वगैरह ये कुछ है, थुम्बा पढ़ा है इसके बारे में, नाम यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार की पार्क की भुजाओं का अनुपात इतना है और इसका परिमाप इतना है, पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, देखो हेक्टेयर में पूछा है, चलो इस पर नज़र मेरी चलेगी। तो 1000 मीटर स्क्वायर बराबर आपका 1 हेक्टेयर होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में दिया है और ये पे हेक्टेयर में पूछ रहा है, ठीक है भाई। परिमाप इतना दिया हुआ है, तो इस तीनों को भुजाओं को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 30 40 50 और 4 54, है ना। 7 12 13 14 3 4 5 54, तो 54 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1080 दे रखी है ना। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, 54 की वैल्यू 1000 दे रखी, 1080, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 6 54, 9 एकम 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है 20, तो 17 दूनी 34, 25 दूनी 50, ठीक है। ट्रिपलेट है क्या, ट्रिपलेट नहीं है, नहीं है। तो आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस कितना हो जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 2 चौक 8, एस माइनस ए यहाँ पे कितना बचेगा 300, ठीक है। एस माइनस बी 3 4 500 200, यहाँ पे कितना बचेगा 40, ठीक है, रूट के अंदर है। जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बाहर आके 3 ही जीरो बचेंगे रूट के, तो 54 गुणा 3 दूनी 6 चौक 24, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 6 24 और यहाँ पे 6 चौक
24, 9 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 3, 6 2 6 हैं, 2 6 में से बाहर आ जाएगा 1 6 बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा 2 बचेगा। तो 6 18 दूनी 36, 1000 बार है ऑलरेडी। तो 36,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा किससे, हेक्टेयर में पूछा। तो 1000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, पर यहाँ तो 3.6 है, 36 तो है ही नहीं। ये क्या हो गया भाई, 2 चौका 8 0, एस माइनस ए, 300 400 540 240, 2 4 6, तो 6 0 तो बाहर आके 3 0 ही बनेंगी ना। क्या हो रहा है भाई, ये कहीं गलती हुई है क्या? देखो 36 समथिंग है तो 3.6 तो होना ही चाहिए। बाकी कैलकुलेशन में शायद कुछ गलती हुई हो तो पता नहीं, आगे देखेंगे इसको, है ना। अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। निशा जो दिलीप की बेटी है देवेशी से कहती है, निशा कह रही है दिलीप की बेटी है देवेशी से कहती है, तुम्हारी यानी कि देवेशी की, तुम्हारी माँ ऋतु, देवेशी की जो माँ है ऋतु, मेरे पिता की छोटी बहन है। ये किसी की बहन है जो कि पिता है किसके, मेरे पिता। कौन कह रही है, निशा, निशा कह रही है। तो मेरे पिता यानी कि जो दिलीप की बेटी है, तो दिलीप हो गया ये। छोटी बहन है जो कृष्ण की दूसरी संतान है, तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिता की छोटी बहन है जो कृष्ण की, यानी कि ये जो छोटी बहन है ये कृष्ण की दूसरी संतान है, यानी कि यहाँ पे कृष्ण होंगे कोई, और इनकी दो संतानें ये हो गई। कृष्ण देवेशी से किस प्रकार संबंधित है, देवेशी कौन है, देवेशी से कह रही थी ना, तो देवेशी ये है। कृष्ण किस प्रकार संबंधित है, देवेशी की माँ के पिताजी या माताजी कुछ होंगे ना, नाना नानी में से एक लगेंगे। लो, सारे क्वेश्चन नाना नानी से रिलेटेड है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, जो है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं। एक बैग में इतने इतने के अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यदि बैग में कुल धनराशि इतनी है तो बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। अगेन सेम क्वेश्चन है यार, इसको करवाना भी नहीं चाहिए बट करा देते हैं, ठीक है। इतने के अनुपात में इतने इतने के सिक्के हैं, तो भाई ये 12x हो गया, ये 5x हो गया और ये 3x हो गया, इनकी सिक्कों की संख्या, ठीक है। कुल राशि इतनी है, तो देखो 12x, 1 1 रुपये के सिक्के 12x हैं तो टोटल 12x रुपये हो गए, प्लस 2 रुपये के 5x सिक्के हैं तो 5 दूनी 10x हो गया, प्लस 3x सिक्के हैं 15, 5 रुपये के 3x सिक्के हैं तो 5 × 3 = 15x हो गया। ये कुल मिला के वैल्यू हो गई 36 26, ठीक है। तो 10 20 30 और 7 37x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 26, ठीक है ना। 20 10 20 30 7 37, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 26 अपॉन में 37, ठीक है। अब इसको काटो यार, तो 37 निम्मा, 9 सत्ते 63, 9 ते 27 और 3 9 ते 27 और 3 30 और 3 33, तो गया 9 बार में, तो 362 में से 333 गया, कितना बचा, 12 में से 3 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, तो 2 9 और यहाँ पे कितना बचा 6, तो एंड में तो किसी के भी 6 नहीं आता भाई। 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 30 और 7 37, 8 बार 7 8 56 होता है ना, अरे यार 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 29, क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 98, ठीक है, टाइम खराब कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं। तो एक्स की वैल्यू अगर 98 आ गई तो पूछा गया उसे 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, 3x, तो 98 तिया 3 अट्ठे 24 3 दूनी 27 28 29, तो 294, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बेफिजूल क्या कर रहा हूँ यार, आगे बढ़ते हैं ना। सीरीज है तो इसको एस से पी है तो PQRS 3 MNOP JKLM, तो -3 हो रहा है तो -3 करेंगे GHIJ, तो G आना चाहिए, ऑप्शन खत्म। उसके बाद XUV VWX TUVRST, तो Q
ओ, ओ क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी आना चाहिए जी के बाद। तो पी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, ठीक है। डबल डबल का गैप, दो दो का गैप था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आयोजन कौन कर रहा है? विकसित भारत, तो विकसित भारत जैसी चीज़ें तो शायद नीति आयोग करे, आई एम नॉट श्योर, बट तुक्का लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक महिला 40 किलो 5 रुपये प्रति किलो वाली चीनी और 50 किलो 6 रुपये प्रति किलो वाली चीनी मिलाती है और मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलो में बेचती है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो भाई 40 किलो तो देखो 5 रुपये वाली चीनी है, तो 5 चौक 20, 200 रुपये तो हो गए 40 किलो वाली चीनी के। और 50 किलो 6 रुपये वाली चीनी, 6 पंजे 30। तो कुल मिला के मेरे को 500 रुपये की चीज़ थी, 500 रुपये वाली चीज़ थी। और मिश्रण को उसने इतने रुपए प्रति किलो में बेचा, यानी कि 50 और 40 90, 90 किलो को मैंने 1 किलो में कितना बेचा? 6 रुपये, 6.4 रुपये के हिसाब से बेचा। तो कुल मिला के 90 किलो को मैंने कितने में बेच दिया? तो 9 चौक 36, 9 6 54, 55 56 57, यानी कि 500 रुपये की चीज़ को मैंने 576 रुपये में बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ? 500 रुपये पे 76 रुपये का लाभ हुआ मुझे। इंटू 100 करेंगे, परसेंट आ जाएगा, 2 0 2 0 खत्म, 5 एकम लेकिन ये तो फ्रैक्शन में दे रखा है ना, 76/5, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था, इसको क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इनकी फेस वैल्यू को ही देख लेते हैं। M 13 AP S, ठीक है। 10 6 16 17 18 19 1 2 3 4, लो भाई सेम एज इट इज। इसको क्या कहते हैं? इसकी अल्फाबेटिकल वैल्यू को प्लस कर दिया, SOKLD। तो 9 5 14 15 16 4 20 2 3 4 5, लो आसान सा सवाल है। KIDS, 10 20 और 3 23, 2 3 4, 43, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आई थिंक काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये, तो शायद पद्मश्री उनको मिला है ना, उनके साथ हरमनप्रीत कौर या उनको भी मिला है। अभी किसी एग्ज़ाम में भी आया था, एक दोस्त मेरा शेयर कर रहा था, पता नहीं DSSB भी एग्ज़ाम में आया किस में, उन्होंने बताया भी आके कि ये क्वेश्चन आया था। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 480 व्यक्ति 1/4 कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो वही आ गया M1D1 वाला क्वेश्चन। देखो 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 480 व्यक्ति है, 1/4 काम कर रहे हैं, तो काम को नीचे लिखते हैं आप, 1/4 काम कर दिया इन्होंने और 10 दिन में पूरा कर दिया। ये सब चीज़ें ऊपर आ गई, काम कितना वो नीचे आएगा बराबर। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर शेष कार्य, यानी शेष कितना बचा? 3/4 काम। तो 4 से 4 खत्म कर दो, एक काम था तो 3 बचा, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, 20 दिनों में काम को पूरा करना है। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा? तो हमने कहा X लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये 4 खत्म, यहाँ से खत्म, ठीक है। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। 8 दूनी 16 है, तो 16 तिया 48, 3, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 तिया 900 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 900 आ जाएगी। कुल 900 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 480 ऑलरेडी आपके पास है, तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए आपको? 420 और चाहिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, O N के निकटतम दाएं बैठा है, तो O जो है वो N के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। P O के निकटतम दाएं बैठा है, तो P O के निकटतम दाएं बैठा है। Q P के निकटतम दाएं बैठा है, दाएं दाएं है ना सब, ठीक है। Q P के निकटतम दाएं बैठा है। R N के निकटतम बाएं बैठा है, तो R जो है N के निकटतम बाएं बैठा है। यदि M के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो M के दाईं ओर कितने लोग हैं? 6 है ना, तो 5 तो ये रहे, यानी M यहाँ होगा, इसके दाईं ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन है? तो Q है पंक्ति के अंतिम छोर पर। ये सवाल है क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? वाई आई एम अ हिंदू, ये तो बहुत फेमस बुक है, ये तो इन्होंने लिखी ही है शशि थरूर जी ने। हिंदू स्वरा हिंदू स्वराज, तो यार ये तो गांधी जी की बुक है ना, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्य 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो कार्य को पूरा करने के लिए अभीष्ट कितने दिनों की कुल संख्या क्या है? मतलब काम कितने दिनों में खत्म हुआ? देखो 8 दिन में 20 व्यक्ति काम कर सकते हैं, मैंने माना एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, तो 20 व्यक्ति 20 दिन में 20 काम करते हैं, तो 8 दिन में टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने? 160 काम कर दिया। मैंने माना कि एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 दिन में 8 व्यक्ति 160 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 160 हो गया, ठीक है।
तो 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो ये 20 के 20 व्यक्ति काम करते हैं 4 दिन तक, तो 80 काम हो गया। अब ये 4 व्यक्ति छोड़ के चले गए, अब कितने व्यक्ति बचे? केवल 16 व्यक्ति बचे। 180 160 टोटल काम था, उसमें से 80 काम हो चुका है, तो 80 ही काम बचा। 16 लोग मिलकर 80 काम कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में कर देंगे। 16 पंजे 80। 4 दिन साथ में किया, 5 दिन 16 लोगों ने किया, टोटल कितने दिन में काम हो गया? 9 दिन में। 5 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न का चयन करना है। 1296, 1384, 28 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है, ये तो यार देखने से पता चल रहा है। हरमट्टन पवनों को किस विशेष क्षेत्र में डॉक्टर विंड्स के नाम से के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर विंड्स नहीं पता यार इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते समय एक क्षण में दूसरे हवाई जहाज से ऊपर ऊर्ध्वाधर गुजरता है। तो एक हवाई जहाज है कोई भाई, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक क्षण में दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है, यानी कि इसके नीचे कोई दूसरा हवाई जहाज है। जब जमीन से एक ही बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों की ऊंचाई का कोण 60 और 45, यानी कि जो इसके नीचे है और एक ऊपर है, इनका कोण दे रखा है आपको, ठीक है, 60 और 45। अब इसको आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये वाला छोटा कोण होगा 45 और ये वाला जो है ये बड़ा कोण होगा कितना? 60, ठीक है। उस क्षण हवाई जहाज़ों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये पूरा है 5000, तो इस वाले को आप कितना मान लो? x मान लो, ठीक है। तो 5000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये 45 डिग्री है, तो 45 10 45, देखो आप लंब बटा आधार होता है 10 45, तो अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ पहले बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 5000 दे रखी है वैल्यू, ये 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है, यानी √3/1। अगर ये √3 है, ये पूरी भुजा √3 है, तो नीचे वाली एक हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यानी आपको √3 की वैल्यू 5000 दे रखी है, इस √3 की वैल्यू 5000 दे रखी है। आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये एक है तो ये भी एक होगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जितनी इसकी वैल्यू इतनी है ना। 45 में क्या होता है? एक होता है। 10 45 क्या होता है? एक होता है। तो ये भी एक है, ये भी एक है। अब √3/1, यानी कि 10 60 डिग्री √3/1 होता है, तो ये √3 है तो ये 1 है। तो √3 की वैल्यू आपको 5000 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 बटे में √3, ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? 5000 में से इसकी वैल्यू घटा दो एक्स की, तो 5000 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 बटे में √3, ठीक है। तो 5000 ऑप्शन में दिख ही रहा है, कॉमन है 5000। यहाँ पे एक बचा, माइनस 1/√3, ठीक है। यहाँ पे एक बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। खत्म काम, आंसर आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार निष्कर्ष बताना है आपको। तो देखो के से ई की तरफ जाना है, जब ऐसे दरवाज़ा खुला होता है तो ये खुला है दरवाज़ा, इधर से इधर आप जा सकते हो, तो के से ई की तरफ जाना है। तो के यहाँ पर है, के से वाई की तरफ जा सकते हैं, वाई से एस की तरफ, एस से ई की तरफ, देखो जा सकते हैं, बट ये कंक्लूजन गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इस साइन के नीचे कुछ नहीं है। जब इसके साइन के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके रास्ते में कम से कम एक जगह पे इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसके रास्ते में सबके नीचे कुछ ना कुछ ये है, ये बार है इसके नीचे, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसीलिए इसके बीच में कम से कम एक जगह पे भी अगर ये नहीं होता तो ये कंक्लूजन ठीक हो जाता, बट ये अब गलत है, क्योंकि सबके नीचे कुछ ना कुछ है। ई बराबर के, तो सबके बीच में बराबर का साइन होना चाहिए, तो ई बराबर के, तो ई और के बीच में बराबर सबकी जगह है क्या? नहीं, ये भी तो है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, तो दोनों ही। अच्छा, या वाला कंक्लूजन भी दे रखा है यहाँ पे। अच्छा देखो, जब दोनों सेम हो, ठीक है, ईदर और का केस कब लगता है? इस वाली स्थिति में, जो दो एलिमेंट, तीन कंडीशन होती है, दो एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट हो, दूसरा दोनों गलत हो, है ना, दोनों के दोनों गलत हो, तीसरा इक्वल टू एक साइन के साथ ज़रूर होगा, यानी एक जगह ये है तो एक जगह इक्वल टू होगा ही होगा, एक जगह दूसरा साइन और एक जगह इक्वल टू, तो इधर और का केस बन जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने अपने पहले अभियान में कितने स्वर्ण पदक जीते? अगेन ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है करंट अफेयर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 6 मीटर त्रिज्या के एक गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन क्या है? तो अर्धगोले का आयतन बताना है, सिंपल सा, दो भागों में काट दिया, रेडियस थोड़ी बदली जाएगी इसकी, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई
आर की क्यूब, तो आर कितना दे रखा है 6। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 6 24, तो 24, 6, 6 चौक 24, 6 × 12 = 14, तो 144 × 22, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 × 2 8, 8 2 8, 8 8 16, तो 11, 2 और 1 3, तो 3168/7, तो 7 चौक 28, 3 बचा 7 पंजे 35। देखो 4 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म काम। आगे चेक ही मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित पश्चिम की ओर चला और दक्षिणावर्त, ये इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रोहित वॉक टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट किधर होता है, इधर की तरफ होता है। इधर चला एंड टुक अ टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में। तो 45, देखो यहाँ से यहाँ कितना होता है 90 डिग्री होता है ये, इसका आधा होता है 45 डिग्री। तो 45 ये घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऊपर की तरफ चलती है, तो ये आ गया इधर। अब ये इधर आ गया। ठीक है, अगेन ही अगेन टर्नड एट 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूमे जस्ट सामने आ जाएगा 180 डिग्री, सीधी रेखा होती है। ठीक है, लास्टली ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे चलेगा ये। तो 270 डिग्री कितना होता है, एक तो ये 180 डिग्री और एक 90 डिग्री, ये तो होता है 270 डिग्री। तो 180 यहाँ तक आ गया, फिर 90 डिग्री यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे आ गया एट प्रेजेंट ये। इन विच डायरेक्शन, तो ये कहाँ पे है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। IBM 360 का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ये पहले भी आया हुआ PY का क्वेश्चन है, शायद NTPC में आया हुआ भी होगा। ठीक है, और पढ़ते भी आप इसको, तो बेसिक सा क्वेश्चन, थर्ड पीढ़ी का ये 360 IBM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, अभी शायद कल या परसों के, मतलब जो भी हमने मॉक लगाया उसमें किसी ना किसी मॉक में आए थे। तो राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला की परियोजना। ठीक है, चलिए, x² - 12x + k = 0 एक मूल x है, इसका एक मूल x = 3 है, तो दूसरा मूल बताने, x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, 3 3 9 माइनस, और यहाँ पे कितना है, अच्छा इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे, एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल पूछना है, तो x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो c की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो k की ज़रूरत ही नहीं है, आप रखो क्यों। तो एक मूल कितना है 3 है, दूसरा मूल बीटा मान लो, तो -b कितना दे रखा है -12, अपॉन में a कितना है, a क्या होता है x² का मल्टीपल 1, तो 3 प्लस बीटा बराबर आपका 12 है, तो बीटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 12। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, खत्म काम। अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए था। 4 शब्द, हालांकि वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे आप। ठीक है, 4 शब्द दिए गए, भिन्न का चयन करना, ऑड वन आउट छाटना। आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान, कायर। आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान, कायर, ये तीनों पॉजिटिव शब्द हैं, ये नेगेटिव शब्द हैं, ये योगा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु एक डैश होनी चाहिए। वस्तु की शक्ति को डायोप्टर, डायोप्टर किससे संबंधित होता है, आई थिंक डायोप्टर लेंस से संबंधित होता है ना, और तो मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इंजन, आई थिंक डायोप्टर लेंस से संबंधित होता है, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सबको पता है कितनी तारीख को मनाया था, 14 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ था। पंचायती जो अधिनियम था, पंचायती राज अधिनियम जो था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में दल बदल विरोधी कानून किस में है, 10वें शेड्यूल में, और जो कि आया कब था, शायद 52 में आया था ना, हाँ 52 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयु में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, तो राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, राम आयु में बड़े हैं। ठीक है, 6 वर्ष पहले, तो राम 6 वर्ष पहले, राम की उम्र श्याम से 3 गुना थी, राम की उम्र 3 गुना है श्याम से, तो श्याम 6 वर्ष पहले इतने थे, तो R - 6 = 3S - 18। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 3S माइनस ये S, 6 इधर आ जाएगा प्लस में, तो 12 बचेगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई 3S - 12, तो R की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3S - 12। ठीक है, तो -S = 16,
तो 3s में से s गया, कितना बचा 2s बराबर, ये 12 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 + 12 28, तो s बराबर कितना आ जाएगा 14। पूछा गया आपसे s बराबर 14 गया, पूछा गया आपके राम की वर्तमान आयु, तो s बराबर यहाँ पे 14 है, 14 इधर चला जाएगा प्लस में आ जाएगा, राम कितने हो जाएंगे 20 और 30। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 को दर्शाने वाले फलक की विपरीत संख्या बतानी है। 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो एक एक करके चेक कर लो। देखो 1 और 3 यहाँ पे, 1 और 3 यहाँ पे है, तो जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और इनमें कुछ सेम है क्या, बिल्कुल। 1 और 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2 यहाँ पर है, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बचे क्या, अब 1 बचा, 2 3 4 5 बचा, तो 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिदर्शी पेरिस्कोप में उपयोग होते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है भाई, नहीं पता भाई, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। एक आदमी ने प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर इतने रुपए का ऋण लिया है। ब्याज दर जितने वर्षों के लिए ऋण लिया जाता है उसका एक चौथाई है, यानी टाइम जो भी होगा रेट उसका एक चौथाई है। अगर रेट 1 है तो टाइम 4 होगा, ठीक है। उसकी एक चौथाई है, ब्याज दर जो है वो टाइम का एक चौथाई है, ठीक है। उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो टाइम अगर 4x है तो रेट 1x होगा, ये ऐसे मान लो आप इसको, ठीक है। अब देखो ब्याज इतना है, तो मैं ये देख लेता हूँ ब्याज कितना, टोटल परसेंट कितना जा रहा है ब्याज, ये इतना ब्याज जो है वो मैं कितने के ऊपर दे रहा हूँ 32,400 रुपये के ऊपर दे रहा हूँ। कितने परसेंट है ये टोटल राशि का, देख लेता हूँ। 2 0 से 2 0 खत्म, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 छिक 24, 9 निम 81, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, 2 बचा, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छिक 54, ठीक है। तो 36% आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 36% आ गया, यानी मैंने टोटल जो मुझे ब्याज है वो 36% मिला। आपको पता है देखो, मैंने अगर 2 साल के लिए राशि उधार लिए 10% पे, तो टोटल कितने परसेंट देना पड़ेगा 20%। सिंपल इंटरेस्ट का ये फंड है। मैंने 3 साल के लिए 8% रेट पे लिया उधार, तो 24% देना पड़ेगा। तो टाइम इंटू रेट बराबर आया था आपका टोटल परसेंटेज। तो टाइम कितना है 4x, रेट कितना है 1x, बराबर कितना आ गया 36। तो 4x² बराबर 36 है, तो x² बराबर आ गया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो रेट है 3%, और ये कितना हो जाएगा 12 साल है टाइम, तो रेट आ गया आपका 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है भाई, तो पहली सीरीज को देखो, LMNOPQRST, तो टी आएगा, ये ऑप्शन खत्म। BZV, तो उल्टी सीरीज है यहाँ पे, UVWXYZAB, तो +2 हो रहा है, TUV, तो टी आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है। भाई खनन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। कृषि, खनन, ये सब प्राइमरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + x + 1 बराबर 0, तो ये इसका मान बताना है आपको। 1 1 3 हो जाएगा, -1 1 2 -1, नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप x से भाग देते हो तो उसी फॉर्म से होते हैं सवाल। तो x से भाग दे दो तीनों तरफ, ऐसे सारी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, x बचा या 1 बचा, +1/x बराबर 0। तो x + 1/x बराबर आ गया आपका -1, ठीक है। इसको देखो आप किस फॉर्म में, ये x² निकालेंगे क्या, नहीं। x की क्यूब से काम चलेगा क्या, x की क्यूब से काम चल जाएगा। तो आपको पता है x + 1/x दे रखा है, तो x की क्यूब + 1/x की क्यूब बराबर कितना होता है, अगर ये k है तो ये कितना होता है k की क्यूब -3k, ठीक है। ये k दे रखा है, तो ये कितना होता है k की क्यूब -3k। तो k बराबर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा -1 की क्यूब -1 -3, k कितना -1, तो -1 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो k की क्यूब + 1/k की क्यूब बराबर 2 आ गया। तो k की क्यूब कह रहा हूँ, सॉरी x की क्यूब, x की क्यूब + 1/x की क्यूब बराबर 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है कि x की क्यूब 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। दोनों जगह x की क्यूब को 1 1 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 2 बन गया। तो x की क्यूब 1 आ गया सिंपल, तो x की क्यूब की जगह 1 रख दिया मैंने यहाँ पे माइनस, देखो x की क्यूब
ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, एक्स की पावर 6 को। तो ये 2 लिख दिया, प्लस इसकी पावर कितनी भी कर लो एक ही आएगा, -1, ठीक है। तो एक और एक दो, एक और एक दो, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, ये इस प्रकार से किसी प्रकार संबंधित है, तो फर्स्ट से फर्स्ट फिर फर्स्ट से लास्ट, ठीक है। चलिए, तो P से S, PQR S+3 R PQR -1 AO ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं दिखा, फर्स्ट से लास्ट। तो PJKLMNOP 2 4 6 4, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट से फर्स्ट देख लिया, फर्स्ट से लास्ट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो चेंज नहीं किया इसका, नहीं। और रैंडम तो नहीं है, PSA नहीं। तो भाई जैसे अब टाइम लगे आपको, सीधा लिख लो आप इसको, प्रेनिक SQOBDJ। अब देखो बांटने की कोशिश करो उसको, 6 है ना, तो 3 3 या फिर 2 2 में बटेगा। तो OPAS नहीं हो सकता, PQRS, P से Q, R से S, ABNOIJCD। बताओ, कितना आसान था, लेकिन ये कितना टफ हो जाता अगर आप ऐसे करते तो। देखो S से T आ जाएगा यहाँ पे, O से P आ जाएगा, तो P और T से शुरुआत होगी, ये दोनों ऑप्शन खत्म। फिर R से S आ जाएगा, B से C आ जाएगा, तो C और S आना चाहिए, C और S, ये एक ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में भेदभाव करने से रोकता है? यानी राज्य को कुओं, तालाब, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। 18 का तो संबंध ही नहीं है कोई, 15, 17, 16 का भी संबंध नहीं है कोई। 17 है अस्पृश्यता से संबंधित, 15 है लिंग आयु वगैरह के आयु कह रहा हूँ, लिंग स्थान वगैरह के संदर्भ में भेदभाव नहीं कर सकते, तो स्थान वगैरह 15 में ही आना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है, नहीं पता तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक के बगल एक करके रखे हुए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखो जब 3 4 5 जितने भी घन जोड़े जाएंगे, 3 घन जोड़े गए, तो इसकी लंबाई ही बढ़ी बस, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी, ठीक है। तो लंबाई ही बढ़ती है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 घन जोड़े हैं तो 3 गुना हो जाएगी, 5 × 3 = 15। बाकी बी और एच जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो LBH इतनी हो गई, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका ये, प्लस HL, 2 × BLB + BH + HL, तो 2 × LB कितना हो जाएगा, 15 5 75, प्लस 5 पंजे 25, प्लस 15 5 75। तो 75 75 150, 175 दूनी 17 34 35, 350। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये है, कथन ये है, तो बताना है कि उत्तर देने के लिए कौन सा आवश्यक है, ये होगा और क्या होगा। मोहन, अरुण, सुरेश, रवि और प्रवीण में से जन्मदिन पार्टी में आखिर में कौन आया? तो कथन क्या है, मोहन अरुण के बाद आया, तो अरुण के बाद मोहन आया, लेकिन प्रवीण के बाद नहीं आया, तो मोहन प्रवीण के बाद नहीं आया, तो प्रवीण इसके बाद आया होगा, प्रवीण से पहले मोहन आ गया। तो इस कथन से हम बता सकते हैं लास्ट में कौन आया, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 3 के बारे में दिया हुआ नहीं बता सकते, खाली एक से नहीं बता सकते। रवि प्रवीण के बाद आया, लेकिन सुरेश के बाद नहीं, तो प्रवीण के बाद रवि आया, लेकिन ये सुरेश के बाद नहीं आया, तो सुरेश इसके बाद आया। तो पांचों आगे सबसे बाद में कौन आया, सुरेश आया, यानी कि दोनों कथनों की आवश्यकता है। तो कथन 1 2 आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है? वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त होने वाले प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है। स्वरित, मंद्रित, अनुदात, उदात। यार इसके बारे में तो नहीं पता, क्या दे रखा है ये। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, इस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? बहुत आसान सा, कुछ भी संख्या मान लो, कोई संख्या 7 से विभाजित करेंगे 3 शेषफल आएगा। मैंने कहा संख्या 10 है, इसको 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3 शेषफल बचेगा। कह रहा है इस संख्या के स्क्वायर को 7 से भाग करो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इसको 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचा। तो कितना शेषफल बचा, 2 बचा, सिंपल। कोई भी संख्या मान लो, इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखो सीरीज बन गई,
तो 1 5 9, तो 1 और 4 5, 4 9, 4 13, 4 17, तो 13 आएगा। और 13 एक ही ऑप्शन में, खत्म काम, आगे चेक ही मत करो। नंबर की सीरीज से आपको पता चल गया। आगे बढ़ो। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता क्या है? आर्टिकल नंबर 44। दोनों समान है ना, 4 और 4। इस तरह से भी याद रखना है आपको। भारतीय वायुसेना ने 4 जनवरी 2026 को किस स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान 25वीं? नहीं पता भाई, करंट अफेयर क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एक इमारत में एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई 102 मीटर है और चौड़ाई 85 मीटर है। आयताकार फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी और समान आकार की संभव वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, आयताकार फर्श है, लंबाई 102 और चौड़ाई 85 मीटर है। पूरी तरह से ढकने के लिए सबसे बड़ी जो टाइल होगी ना, जो भी सबसे बड़ी टाइल होगी उसका जो आकार होगा वो कितना होगा, ये आपको पहले निकालना है। तो जो सबसे बड़ी टाइल होगी, वर्गाकार टाइल आपको चाहिए, तो सबसे बड़ी टाइल की जो है लंबाई या लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, वो इनका एचसीएफ होता है। अगर आपको आयताकार या जो भी चीज़, जो भी एक आकृति दी हुई है और बोला है कि लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, इस जो भी है लंबाई चौड़ाई, इस पूरी आकृति को ढकना है वर्गाकार टाइलों से। तो आपको करना है क्या है, इनका एचसीएफ लेना है, वो उस वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, तो 17 हो गया इसका क्या, एचसीएफ। यानी एक जो टाइल होगी उसकी भुजा 17 होगी। एक टाइल की भुजा 17 है, ठीक है। ढकना है उसको, तो एरिया को ढकना है पूरा, तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और एक टाइल का एरिया इतना हो जाएगा। तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 6 पंजे 30 टाइल आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगेन थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता था इसको अगर टाइम होता तो, बट टाइम में 5 मिनट बचा है। एक डाकिया डाकघर से चलना प्रारंभ करता है, 13 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है, दक्षिण में 13 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, यानी कि 13 से कम थोड़ा, 8 किलोमीटर चलाता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो पूर्व की ओर मुड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर साइकिल इसने चला दी। और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं बाएं बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो 8 तो ये चल गया, 5 इसके जस्ट सामने आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी यहाँ के संदर्भ में कहाँ है? तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 तो ये रहा, ये टोटल 10 है, तो ये 8 हो गया। 8 किलोमीटर प्रारंभ से कितना, 8 किलोमीटर पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? कितनी बार सवाल आएगा, ये संसद ही निर्धारित करती है वेतन भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है। प्रातः 9:35 बजे के 20 मिनट की सुई द्वारा वर्णित घड़ी के मुख का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की मिनट की सुई इतने मीटर लंबी है, प्रातः 9 से 9:35 के बीच में मिनट की सुई द्वारा वर्णित मुख का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे एक घड़ी है, ठीक है, 1 मिनट की सुई है जो कि कितने मीटर लंबी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। 9 से 9:35 के बीच में, यानी कि 5 मिनट, सॉरी 35 मिनट, 35 मिनट का टाइम है। तो 35 मिनट, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है ना। इस तरह से हिस्सा बनेगा कुछ, इसका एरिया आपको निकालना है। तो आप पहले ही देखो, जो जो भी इसका एरिया होगा ना स्क्वायर का, उसमें जितने डिग्री का ये एंगल बनेगा उतने डिग्री का ही एरिया निकालना है आपको। जैसे देखो, मिनट की सुई दे रखी है, तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। तो एक एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। तो 35 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाएगी वो, तो 6 पंजे 30, सीधे 98 20 21, 210 डिग्री। तो 35 मिनट में वो 210 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये पूरा 360 डिग्री होता है, लेकिन इसमें से 210 डिग्री का हिस्से का ही हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना होता है, ये होता है, ठीक है। ये इससे ख़त्म, ठीक है। 7 तिया 3 एकम 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, 2200/12। तो 12 एकम 12, 10 बचा, 12 अट्ठे 96, तो 18 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मिनट बचे हैं भाई, जल्दी से करते हैं ना। प्लस और माइनस इंटू को वो करना है, तो यहाँ पे इंटू और डिवाइड आपस में बदल जाएंगे। तो 36 इंटू 7 प्लस 240/6 माइनस 11, तो 6 चौक 24, 40, 7 छिंग 42, 7 21 और 4 25 प्लस 40 माइनस 11,
तो 29 बचेगा, 9 2 11, 5 6 7 और 1 8, 281। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण डैश में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो था वो आपका पहला संस्करण, ये आ चुका है ऑलरेडी, 2023 में आयोजित होता है, क्या दे रखा है, 2023 में हुआ था ना, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे निकालते हैं, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को जीरो बना दो आप। जैसे इसमें क्या करना है, -2 और जीरो कर दो आप, -0। तो -2 करेंगे, जीरो, -0 0। अब इसमें भी -2 करो तो आप कितना हो जाएगा, 3। इसमें -0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसमें -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसमें -0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एक कोऑर्डिनेट को जीरो बना दिया, बाकी सबको आपने, इसमें -2 और -0 किया था, बाकी सब में भी -2 और -0 करना पड़ेगा। इसको जीरो बनाने के लिए जो हमने किया है, बाकी सबके साथ वो करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, बार बार की मल्टीप्लाई, और आ जाओ बैठ जाओ, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। तो 3 दूनी 6, -0, 3 0 0, अपॉन में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 6। तो 3 इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मामीटर तापमान, थर्मामीटर से तापमान नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं बताओ। भूकंप, भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का कारण बन सकता है। तरलता कब कम होगी, आरबीआई द्वारा बैंकों से डॉलर की खरीद। तो अगर बैंक से डॉलर की खरीद करेगी आरबीआई, तो उसको पैसा देगी, तो तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। जनता के बीच प्रचलित मुद्रा में वृद्धि, जब जनता के पास पैसा जाएगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो तरलता कम हो जाएगी बैंक के पास। सिंपल सी चीज़, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में देखते हैं ना, मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है, 1 मिनट का टाइम है। ये क्या है, ऑड वन आउट, कौन सा इसमें संबंधित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। 16, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये स्क्वायर नहीं है, बाकी सब स्क्वायर दे रखे हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। बताओ भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। चलो भाई, अभी कौन सा क्वेश्चन छूटा था लास्ट वाला, ये रहा। इसमें क्या बोला है कि XYZ, वाई पर समकोण त्रिभुज है। तो XYZ, ये क्या हो गया, क्या डायरेक्ट बता रहे हो क्या आंसर। X Y और Z, तो Y पर समकोण त्रिभुज है, PXY भुजा पर। P जो है वो XY भुजा पर, XY भुजा पर P, और QYZ भुजा पर एक बिंदु है। P जो है यहाँ पर, और Q जो है YZ पर, Q यहाँ पर है, YZ पर एक बिंदु है। यदि XQ, तो X और Q, ये जो है कि टाइम खत्म हो गया, शुरू में ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है ना, इस वजह से। जो हमें नहीं आते थे हमने स्किप किए हैं, 3 हमारे गलत हुए हैं, 86 करेक्ट, अप्रोक्स 85 के आसपास आपके मार्क्स बने हैं, ठीक है। तो क्योंकि करंट अफेयर वगैरह के जो क्वेश्चंस थे वो हमने मोस्टली स्किप ही किए हैं, जो भी करंट अफेयर वगैरह के थे। लास्ट में एक क्वेश्चन मैथ्स का भी छूटा था, वो जो भी था क्वेश्चन, ठीक है, अ, कर नहीं पाए पूरा क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अगर उसमें कुछ ऐसी बात होगी, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो बता देना, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें इसको करा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि एक नई पहल जो शुरू की गई, उसमें जो आप लोग क्वेश्चन भेजते हो है ना, टेलीग्राम वगैरह पे या फिर इस पे इंस्टा पे, मोस्टली आप इंस्टाग्राम पे भेज रहे हो पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनली क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, पर्सनली भेज रहे हो आप क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वो मैं आपको हर मॉक टेस्ट के एंड में अब शुरू कर रहा हूँ ऐसा। पिछले मॉक टेस्ट में मैंने ऐसा किया था कि इस मॉक टेस्ट के एंड में वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने भेजे हुए थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, बट आज टाइम का थोड़ा सा अभाव है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आज क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। कल की वीडियो में जो वो भी 4 5 जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको इंक्लूड कर लूँगा इस मॉक टेस्ट के बाद, ठीक है। तो भाई ये था आज का मॉक टेस्ट अपनी तरफ से। बाकी इसके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए, जो भी हमने स्किप किए हैं, इसके जो सही आंसर होंगे वो मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है। अभी हालांकि पिछले वाले मॉक का भी शॉर्ट्स नहीं बना, बट बना देंगे जल्दी, उसको अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप उस शॉर्ट्स में मैं आपको दिखा दूंगा कि जो क्वेश्चन गलत हुए उसका सही आंसर क्या है, जो स्किप किया उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। बा- बाकी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।